Hello dear student, today I am going to discuss about nationalism in India. तो आइए देखते हैं ज़्यादा we will not take a lot of time. So I am going to start this topic and I hope you will understand it and everything must be clear. So let us start. Nationalism. नेशनलिज्म क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म क्या है? तो इट इज अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. इट इज अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमंग सिटीजन्स या अमंग पीपल ऑफ अ कंट्री. कहने का मतलब किसी भी देश के लोगों के बीच जो एक कलेक्टिव फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक साथ, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म. ओके, तो हियर वी विल स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया, हाउ नेशनलिज्म इमर्ज्ड, हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया. कैसे डेवलप हुआ, कैसे जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है कैसे डेवलप हुआ, तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक टाइम था, यू हैव स्टडी अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देयर इज सेवरल फैक्टर्स लाइक रिमूवल ऑफ मोनार्क एंड मोस्ट ऑफ पीपल अगेंस्ट मोनार्क, सो दे वांट टू डिमोलिश monarchical system. So लेकिन इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड हियर द सिनेरियो इज डिफरेंट. यहाँ का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से अलग है. अलग क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो सिचुएशंस थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उसके पीछे जो मेन रीजन्स थे उसमें दैट इज एंटी कॉलोनियल फीलिंग, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स. यानी हमारे यहाँ जो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी, इन सब ने भारत में नेशनलिज्म को इमर्ज करने में इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया. तो वन बाय वन आइए हम लोग देखते हैं कि इनके जो अलग अलग टॉपिक हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और एक भी लेंथी चैप्टर, इस चैप्टर को एक ही दिन में एक ही पीरियड में ख़त्म नहीं किया जा सकता. सो अब जितना भी हो सकता है हम उसको क्लियर करते चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को हम किस तरह से समझेंगे. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे देश में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ इसके लिए कौन से रीजन्स रिस्पॉन्सिबल थे. उसमें से एक हम आपको बता रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड बाय वॉर. यानी तीन चीजें हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग में. वो तीन चीजें कौन सी है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट, आफ्टर दैट आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इन तीनों इवेंट को समझेंगे और इन आफ्टर दीज इवेंट वी विल इजीली अंडरस्टैंड नेशनलिज्म, हाउ नेशनलिज्म डेवलप इन इंडिया. तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ वॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इम्पैक्ट ऑफ वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश के नेशनलिज्म में, वो चीज हम समझते हैं. तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्रीज वार एक्सपेंसेस. देखिए जो वार एक्सपेंसेस थे, वार एक्सपेंसेस इंक्रीज. अब देखिए अगर कहीं पे वार होगा, अगर किसी देश के बीच में वार होगा तो उसमें जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जो वार एक्सपेंस है वो बढ़ जाएंगे. और उस समय आपको मालूम है
जो वार चल रहा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि 1914 से लेकर 18 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उस समय कारण ये हुआ कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट उनको एडजस्ट करेगी। तो ये एडजस्टमेंट था जो खर्चों का, एक्सपेंसेस का, जहाँ पर उनकी कॉलोनियल गवर्नमेंट होगी कहीं ना कहीं उन पर बर्डन बढ़ेगा। तो ये जो बर्डन था ये इंडिया के ऊपर भी पड़ा। इसका जो एक बैड इम्पैक्ट था इंडिया पे वो किस तरह से था देखिए। अब जैसे वार इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज्ड टैक्सेस, यानी जो टैक्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, उन टैक्सों को बढ़ा दिया। इसके बाद जो कस्टम ड्यूटीज थी, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज, यानी जो सीमा शुल्क होते थे, कस्टम ड्यूटीज थी, उनको भी एक्सपेंड कर दिया गया, उनको भी इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद जब युद्ध चल ही रहा था तो उसी समय भारत में एक समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो क्या हुई? क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर। अब बताइए यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गई भारत में। क्रॉप फेलियर हो जाने की वजह से क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हो गई, ठीक है, क्या हो गया? फूड शॉर्टेज। अब सबसे पहली बात, फूड शॉर्टेज होगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्प करे लोगों की और उस प्रॉब्लम से लोगों को बचाए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा फोकस कहाँ पे था? वर्ल्ड वार पे था। इसलिए उसने इंडियंस की, ये जो इंडियन पीपल्स थे उनकी उपेक्षा की, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव नॉट टेकन एनी इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ही इज वेरी न्यूट्रल दैट टाइम। अब ये क्रॉप फेलियर हुआ, फूड शॉर्टेज हुई। अब फूड शॉर्टेज के साथ साथ एक जो कहते हैं ना कि मतलब आग में घी डालने का काम करता है, वो हुआ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इतनी खतरनाक, उस समय क्योंकि इसका इलाज नहीं था, इलाज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग, करीब जो है 12 to 13 मिलियन लोग मारे गए थे उस समय। 12 से 13 लाख लोग जो है मिलियन 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है, यानी 12 to 13 मिलियन people died from influenza, ठीक, यानी इतने सारे लोग जो कि इन्फ्लुएंजा से मारे गए। लेकिन इन सब के साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका ध्यान अपने सिर्फ वर्ल्ड वार पे था और हमारे लोगों पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी इंडियंस के वेलफेयर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और साथ ही साथ जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें जो रूरल पीपल थे उनको जबरन जो है सेना में भर्ती कराया, यानी पोस्ट रिक्रूटमेंट, ठीक, पोस्ट रिक्रूटमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, पोस्ट रिक्रूटमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए इतने सारे जो कारण हैं,
आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने वार एक्सपेंसेस जब उनके बढ़ गए तो उन्होंने भारत में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और यहाँ पे टैक्स देने वाले लोग कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं उस समय, जो पुअर किसान होते थे, पुअर फार्मर्स होते थे, वही टैक्स पे करते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हो गई। साथ ही साथ उनको क्राफ्ट फेलियर हो गया, जब क्राफ्ट फेलियर हो गया तो उससे फूड शॉर्टेज हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी उसी समय आई है, एक महामारी थी उस समय, इसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, 12 to 13 मिलियन पीपुल जो है इससे मारे गए थे। इसके साथ साथ पोस्ट रिक्रूटमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी अब भारत के लोगों का मन भी नहीं होता था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन उनको जो जबरन भर्ती कर लिया जाता था, किसी भी यंग पर्सन को सेना में भर्ती कर लिया जाता था और उसको युद्ध की आग में झोंक दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। दिस एक्ट वॉज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द इंडियन सोसाइटी एंड पीपल्स ऑफ इंडिया थिंक अबाउट ब्रिटिश आर्मी वेरी वेरी निगेटिवली, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए थे लोग। तो इसका कारण क्या हुआ, लोगों के मन में जब इस तरह की भावनाएं आएंगी तो सभी लोग घृणा करने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घृणा करने लगे थे, क्योंकि सभी का दुश्मन एक ही था, एनिमी इज कॉमन ऑफ ऑल इंडियंस। ठीक है, अब जब सभी का दुश्मन एक है तो सभी के बीच में क्या होगा, एक जो सेंस होगा कलेक्टिवनेस का, एक यूनिटी बनाने का जो सेंस है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा। तो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट, यानी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ लोगों का जाना यही सब कारणों से हुआ, क्योंकि लोग इस भारत के सारे लोग इससे परेशान हैं। तो हम इस टॉपिक को आप समझ चुके होंगे कि एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट क्या होता है, यानी एंटी ब्रिटिश लोग। हमारे यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का एक कॉलोनियल कंट्री था, इसलिए जो गवर्नमेंट कही जाएगी कॉलोनियल गवर्नमेंट कही जाएगी। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का हो जाना ही भारत में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आइए आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो एंटी आफ्टर आप देखिए खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको बता दें। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1918 में, 1918 वर्ल्ड वॉर। अच्छा, ठीक है, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ। आफ्टर दैट द पोस्ट ऑफ खलीफा, ठीक है, एक टर्किश अंपायर होता था, टर्किश अंपायर में वहाँ का वहाँ का जो लीडर था, जो हेड होता था ओटोमन अंपायर का। ठीक है, जो टर्की था वहाँ पे ओटोमन अंपायर था, टर्की में ओटोमन अंपायर था, और ओटोमन अंपायर का जो लीडर था उसको कहते थे खलीफा। ठीक है, क्या कहते थे? खलीफा। ये जो खलीफा थी, ये जो पोस्ट थी खलीफा, ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती थी उस समय। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था उसमें टर्की की हार हो जाती है, जिस खेमे में टर्की था, जिस सेंट्रल पावर में टर्की था, जब हार जाता है टर्की, तो जो एलीट पावर्स हैं, जिनमें कि आपके एलीट पावर्स में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान, ये एलीट पावर्स थे। और सेंट्रल पावर्स में आते थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन अंपायर। यानी
जहां का हेड होता था खलीफा, ठीक है। तो इस खलीफा की पोस्ट को एलीट पावर्स ने जब युद्ध जीत लिया तो इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, खलीफा की पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जैसे ही इस पोस्ट को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि खलीफा की बात को पूरे दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज थी वो उसकी बात को मानते थे, ठीक है। यानी ओवरऑल खलीफा जो कहता था पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे, इस्लामिक कंट्रीज थी, उसको फॉलो करते थे। अब क्योंकि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस्लामिक कंट्रीज के लिए, तो इस पोस्ट को रीस्टोर करने के लिए, इस पोस्ट को रीस्टोर करने के लिए अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। अलग अलग देशों में इस पोस्ट को रिस्टोर करने के लिए, खलीफा की पोस्ट को रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गए। उन्हीं में से भारत के जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई हमारी तरफ से भी कुछ किया जाना चाहिए खलीफा की पोस्ट को रिस्टोर करने के लिए। वो इंडियन इस्लामिक पीपल थे, इंडिया में इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे, वो दे आल्सो थिंक टू रिस्टोर पोस्ट ऑफ खलीफा बिकॉज खलीफा वाज रिलीजियस हेड ऑफ इस्लामिक कंट्री, ठीक है। तो इन इंडिया मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, शौकत अली, ये जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, टू ब्रदर्स लॉन्च खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया, ठीक, 1920 में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट को 1920 में दोनों भाइयों ने इसको लॉन्च किया, क्योंकि तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था, इसको मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाम के दो भाइयों ने लॉन्च किया। दे वांट टू रिस्टोर पोस्ट ऑफ खलीफा एंड महात्मा गांधी, दैट टाइम महात्मा गांधी आल्सो केम टू इंडिया। महात्मा गांधी की 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ चुके थे। अब भारत वापस आ चुके थे, महात्मा गांधी फेल्ट दैट दिस सिचुएशन यानी खिलाफत मूवमेंट वाज अ अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया। यानी ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी था कि हिंदुओं को और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सके। तो गांधी जी ग्रेस्प this opportunity and supported खिलाफत मूवमेंट यानी गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, कांग्रेस से उसका सपोर्ट दिलवाया ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में नज़दीक आ जाए, जो उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो दूर हो जाए। तो इसमें काफ़ी हद तक जो महात्मा गांधी थे उनको कामयाबी मिली, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट ओवरऑल खलीफा के पोस्ट को रिस्टोर करने के लिए था। और भारत में क्यों ये लॉन्च हुआ? क्योंकि भारत के जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये इसके फेवर में थे। और जब इन्होंने लॉन्च किया तो गांधी जी को लगा कि भारत के हिंदुओं को एक करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होगा। तो उन्होंने दोनों ये जो खिलाफत मूवमेंट था इसका सपोर्ट करवाया और हिंदुओं को भी इस मूवमेंट में शामिल किया, जिससे कि दोनों के सेंटीमेंट मिल सके, ठीक।
इसके बाद आइए देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी बिकॉज गांधी जी बिलीव ऑन नॉन वायलेंस एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह एक्सपेरिमेंटेड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने अपने जो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग इसको साउथ अफ्रीका में किया था। और सबसे पहले जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का जो मीनिंग है वो समझ लीजिए सत्य आग्रह, ठीक है। यानी जब बात सत्य की होती है, ट्रुथ की होती है, तो हमें उसको प्रोटेस्ट करना है। कैसे करना है? थ्रू नॉन वायलेंस, यानी एजिटेशन थ्रू नॉन वायलेंस विद द पावर, विद सोल पावर, यानी जो आपका आत्मबल होता है उसके द्वारा नॉन वायलेंस की को फॉलो करते हुए जो ऑपरेशन है, जो दमनकारी शक्ति है, उसके खिलाफ लड़ना, यानी किसी प्रकार का बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो सत्याग्रह को आप समझ सकते हैं, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एजिटेशन थ्रू नॉन वायलेंस, यानी विरोध तो है लेकिन उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से अगर विरोध कोई करता है दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह को हम लोग और अगर ठीक से डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि सत्याग्रह महात्मा गांधी returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation which he called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, Satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. Okay, यानी यदि आपकी जो लड़ाई किसी एक ऐसे ऑपरेसर से है, इस बात को लेकर है कि हम इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप किसी प्रकार का जो है एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एक जो ट्रू सत्याग्रही है वो जो है नॉन वायलेंस के जरिए अपने ऑपरेसर से लड़ सकता है, ठीक। महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, यानी महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, यानी जो एम.के. गांधी, यानी महात्मा गांधी believed धर्म of non-violence unite people of India. ओके, यानी जो धर्म है नॉन वायलेंस का वो लोगों को यूनाइट कर सकता है, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे, ठीक। तो अब आप सत्याग्रह का मतलब समझ चुके होंगे, तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में कि जब महात्मा गांधी भारत आ गए 1915 में, इसके बाद उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया, क्योंकि वो सत्याग्रह के बारे में प्रयोग करना था, साउथ अफ्रीका से करके आए थे, और इसके बाद उनको भारत में भी इस अपनी जो थिंकिंग थी से इम्प्लीमेंटेशन करके देखना था। इसलिए फर्स्ट ही महात्मा गांधी ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, महात्मा गांधी ने पूरे भारत में
सभी जगहों पे घूमा। और आफ्टर दैट महात्मा गांधी हैड द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण, ठीक है, यानी चंपारण के जो किसान थे उनकी प्रॉब्लम को महात्मा गांधी ने सुना कि वहाँ पे जो चंपारण के किसान हैं वो अनजस्ट प्लांटेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए गांधी जी ने वहाँ जाने का एक बार गांधी जी ने चंपारण जाने का फैसला किया। गांधी जी 1916 सबसे पहले जा रहे थे चंपारण में, यानी भारत आकर सबसे पहले गांधी जी ने जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया वो इंडिया में चंपारण बिहार में किया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, चंपारण बिहार, चंपारण सिचुएटेड इन बिहार। पीजेंट ऑफ चंपारण सफरिंग फ्रॉम अनजस्ट प्लांटेशन सिस्टम, ओके, तो अनजस्ट प्लांटेशन सिस्टम से परेशान थे। इस वजह से उन्होंने 1916 में बिहार जाकर वहाँ के जो किसान थे उनको इस अनजस्ट सिस्टम से निजात दिलाई। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वाज तीन कठिया प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है, तीन कठिया प्लांटेशन system was very harmful to the farmer life एंड सॉइल। कहने का मतलब ये कठिया सिस्टम था, इसमें क्या था कि तीन हिस्से पे, किसी जमीन के तीन हिस्से पे, ठीक है, अगर कोई जमीन है उसके जो तीन हिस्से होते थे तो उन तीन हिस्सों पे इंडिगो की प्लांटेशन करनी होती थी, इंडिगो जिसे मील कहते हैं, और एक हिस्से पे वो फूड क्रॉप्स उगा सकते थे, ठीक है। ये था आपका तीन कठिया प्लांटेशन सिस्टम, जिसकी वजह से वहाँ के जो किसान थे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनको इस परेशानी से आज़ादी चाहिए थी। तो इसलिए गांधी जी ने उनको इस समस्या से निजात दिलाई जाती वहाँ पे, और लोगों के मन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति फीलिंग थी वो और ज़्यादा नेगेटिव होती चली गई, ठीक है, क्योंकि ये कठिया सिस्टम किसानों को कहीं ना कहीं परेशान करके रखा था। उनकी जो जमीन थी जहाँ पे उन इंडिगो की प्लांटेशन करते थे, वो एक बार नील की खेती करने के बाद उसकी जो फर्टिलिटी थी वो बिल्कुल से खत्म हो जाती थी। आफ्टर नॉट मीन्स वो अनफर्टाइल हो जाती थी, वो लैंड अनफर्टाइल हो जाती थी, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। वहाँ फूड शॉर्टेज होने लगी थी, लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था, और जो इंडिगो प्लांटेशन वो करते थे उस इंडिगो को बहुत ही चीप रेट में खुद ही जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो खरीद ले जाते थे और उसका पेमेंट भी टाइम से नहीं देते थे। इस वजह से जो पीजेंट थे उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती जा रही थी, ठीक है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। आफ्टर दैट 1917 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह किया, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या मामला था? एक्चुअली खेड़ा दिस इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में जो गांधी जी थे उन्होंने किसका सपोर्ट किया था? पीजेंट जो खेड़ा के पीजेंट थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी? पीजेंट वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक, सो दे कांट पे हाई
revenue and demanding tax relaxation because peasants of Kheda demanding tax relaxation due to crop failure and epidemic। क्योंकि उस समय खेड़ा के जो लोग थे वहाँ पे दो समस्याएं थी, एक तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था क्योंकि, और दूसरी ओर वहाँ पे एक एपिडेमिक भी आ चुकी थी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए वो टैक्स रिलैक्सेशन चाहते थे। ठीक, टैक्स रिलैक्सेशन चाहते थे तो गांधी जी खेड़ा जाकर वहाँ की किसानों की जो समस्या थी उसको सॉल्व किया। टैक्स रिलैक्सेशन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा था और इसके बाद वहाँ की समस्या जो थी किसानों की उससे वहाँ के किसानों को आज़ादी मिली और उससे राहत मिली। ठीक, आफ्टर दैट 1918, ठीक है, इन 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, यानी 1918 में गांधी जी को ये पता चलता है, सूचना मिलती है कि अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से वेज नहीं दिए जा रहे हैं, उनको काम के बदले उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है, यानी उनसे जो है लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग आवर्स वर्क एंड लो वेज पे काम कराया जाता है, यानी उनको जो वर्किंग आवर्स है वो उनसे ज़्यादा समय तक काम दिया जाता है, ओवर टाइम भी कराया जाता है और उसके बदले उनको काफ़ी लो वेजेस दिए जाते हैं। ये समस्या थी अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स की, जहाँ पे महात्मा गांधी जाते हैं और इनकी समस्याओं को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी आप वन बाय वन इवेंट देखते जाइए कि गांधी जी ने यहाँ आके क्या क्या किया 1915 के बाद, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने गांधी जी की इमेज को एक पावरफुल और लोगों से जोड़ने वाली इमेज बना दी, यानी महात्मा गांधी पॉपुलराइज्ड among citizens, among peoples of India due to his work, because he was a barrister and he fought for the welfare of Indian people. So the popularity of Mahatma Gandhi increased day by day. Okay, तो महात्मा गांधी इतने ज़्यादा भारत में पॉपुलर इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही भारत आकर भारत के लोगों के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने बहुत सारे वन बाय वन जो है अपने प्रोग्राम के जरिए अपने जो वेलफेयर वर्क हैं उनके जरिए लोगों के दिलों में वो छाते चले गए। ठीक, आफ्टर दैट आइए अब आप देखते हैं, क्योंकि हम नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म में क्या हो रहा है, नेशनलिज्म में जो लोगों की फीलिंग्स है वो कनेक्ट होती जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो चला रही थी और जिनकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, उनसे महात्मा गांधी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लोगों के जो मन में जितनी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है महात्मा गांधी के प्रति होती जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा जो नफरत है, जो जेलसी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होती जा रही थी। ठीक, तो आइए देखते हैं आपका रोलेट एक्ट। ठीक, रोलेट एक्ट 1990. Now we saw in the Indian history Rowlatt Act, that is called black law. black law यानी इसे हम काला कानून के नाम से इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं। अब देखिए जो ये ब्लैक लॉ है रोलेट एक्ट, इसने इस एक्ट ने भारत में नेशनलिज्म को डेवलप करने में एक बहुत ही
ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बिकॉज रोलेट एक्ट वॉज वेरी वेरी ऑप्रेसिव, वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इट डिस्ट्रक्ट freedom of Indian people. So by this act any person can be arrested for 2 years without trial and advocate. यानी इस लॉ के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउट अरेस्ट किया जा सकता था, और ये अरेस्टेशन के खिलाफ कोई भी अपनी सफाई भी नहीं दे सकता था, उसको कोई ट्रायल भी नहीं मिल सकता था, और उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ता था। क्योंकि उस समय क्या था, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट है काफ़ी जो है फियर्ड थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट फियर्ड फ्रॉम revolutionaries of इंडिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने अपने इस डर को ज्यादा बढ़ने पाया, या कह लीजिए इस डर के वजह से उसने रोलेट एक्ट लॉन्च किया कि हम रिवोल्यूशनरीज को तुरंत अरेस्ट करते जाएंगे। यानी हमको अगर जरा सा भी डाउट हुआ किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हमको लगा कि ये रिवोल्यूशनरीज है, तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, और जेल में डाल देंगे तो उसकी जो एक्टिविटीज है वैसे स्टॉप हो जाएंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्रश ऑल द रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज बाय द रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, यानी इस एक्ट के द्वारा वो पूरी तरह से रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहती थी। अच्छा, by this act, 2 revolutionaries, Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu, यानी these were 2